हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। यूपीपीएससी आरओ का प्रैक्टिस सेट आज महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपके सामने देखने वाले हैं। इसके अलावा एक और सीरीज चल रही है जो अधिकारी सीरीज नाम से है। उसमें तकरीबन 14-15 देख चुके हैं हम और वो सभी प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, वहाँ पर जा करके उन्हें देख सकते हो। और इसमें भी आपके सामने मैं महत्वपूर्ण जीएस के क्वेश्चन देखने वाला हूँ। इसमें तकरीबन 70-75 जीएस के क्वेश्चन देखूँगा और ये अब आपके सामने है पहला क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। किस आर्टिकल में कहा गया है कि लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? बताओ कौन सा आर्टिकल हो सकता है? 315, 316, 317 या 318 में से? देखो, इस क्वेश्चन से संबंधित आपको फैक्ट बता दूं कि जो ये संघ एवं राज्यों के अधीन जो सेवाओं का प्रावधान किया गया संविधान के भाग 14 में किया गया है और आर्टिकल 308 से लेकर के 323 तक इसका प्रावधान है। आपको पता होगा भारत में जो लोक सेवाएं हैं वो 3 प्रकार की हैं, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और राज्य सेवाएं। और ये अखिल भारतीय सेवाओं में पहले तो हम आईएएस और आईपीएस को ही शामिल करते थे, लेकिन 1963 में इसमें 3 सेवाएं और जोड़ दी गई थी, जैसे आईएएस, आईएफएस और आईएमएचएस। ठीक है। केंद्रीय सेवाएं भी होती हैं जैसे इनकम टैक्स, आयकर सेवा, कस्टम एंड एक्साइज सर्विस और भी होती हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसके अलावा राज्य सेवाओं में स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम को करते हैं, स्टेट पुलिस सर्विस को, स्टेट जुडिशियल सर्विस को। ठीक है, तो इस तरह से समझ सकते हो इसके बारे में। देखो, संविधान में लोक सेवा आयोग को और लोक सेवा आयोग के सदस्य को जो हटाने का प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 317 में किया गया है। किसमें? आर्टिकल 317 में। और आर्टिकल एक और है 312, वो अखिल भारतीय सेवाओं का गठन के बारे में कहता है, जो अधिकार राज्यसभा को दिया गया है। 312 में राज्यसभा को अधिकार दिया गया है कि अखिल भारतीय सेवाओं का वो गठन कर सकती है। और 317 ये संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार देता है। ठीक है, इसमें प्रावधान किया गया है। और भी बता दूं कि जैसे ये लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि से संबंधित आर्टिकल है 316। और देखो, यूपीपीएससी और स्टेट पीएससी, इसमें थोड़ा अंतर समझ लो कि जो यूपीपीएससी होता है इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और स्टेट के पीएससी के सदस्यों की नियुक्ति जो की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष और अधिकतम आयु 65 वर्ष तक, जबकि राज्य के लिए होता है 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु तक। और जो यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष होते हैं वो त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को और स्टेट के देते हैं राज्यपाल को। और योग्यता कम से कम संघीय सरकार के अधीन 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए यूपीएससी के लिए, और राज्य पीएससी के लिए न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव राज्य सरकार के अधीन होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना इसका आर्टिकल 317 हो जाता है। अब देखो, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के लिए मताधिकार की आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? 21 से 18 घटा करके कर दी थी ये लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के लिए मताधिकार की आयु। तो ये संविधान संशोधन 61वां हुआ था, 61वां। और ये 1989 में हुआ था। कब? 1989 में इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन हो जाता है ये। और इसको 73वें संविधान संशोधन को भी याद रख लेना। 1992 में जो हुआ था ये पंचायतों से संबंधित है, और नगर पालिकाओं से संबंधित हुआ था 74वां, वो भी 1992 में हुआ था। आगे देखो, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति कौन सी है? बताओ, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति कौन सी है? तो इसके बारे में बताऊं आपको, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है और पंचायत समिति का अध्यक्ष एक प्रशासक के रूप में नीतियों का कार्यान्वयन करता है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है एक प्रशासक के रूप में नीतियों का कार्यान्वयन करता है। और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण होती है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है इसका। आगे देखो, निम्न में से कौन सा एक विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सा एक विषय है जो संघ सूची से संबंधित नहीं है? बाकी 3 इसमें संघ सूची से संबंधित हैं। देखो, आपको इन सूचियों के बारे में बता दूं, ये अनुसूची जो है 7 में प्रावधान है इसका, और अनुच्छेद 246 के तहत भी संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, 246 के तहत भी। और ये जो शक्ति संविधान की हैं 3 सूचियों में विभाजित हैं। पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। जो संघ सूची में विषय आते हैं वर्तमान में देखा जाए तो
कुल इसमें कितने समय वर्तमान में इसमें तकरीबन 100 विषय आते हैं, लेकिन यह 97 लिखे जाते हैं। कितने? 97। और राज्य सूची में विषय आते हैं जिन पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, और जो संघ सूची में विषय आते हैं उन पर संघ सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में देखा जाए तो पहले 96 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 हैं, क्योंकि इसमें से 5 विषय निकाल दिए गए। और समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकती हैं। और इसमें पहले जो इसमें विषय थे 47 थे, लेकिन इसमें 5 विषय जो जोड़ दिए गए, उस वजह से इसमें 52 विषय हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रख लेना। 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा ये 5 विषय जोड़े गए थे समवर्ती सूची में। जैसे इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। एक फॉरेस्ट को जोड़ा गया था, एजुकेशन को, तोल तथा माप को भी जोड़ा गया था, और वन्य जीव संरक्षण और जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवहन नियोजन, ये 5 विषय जोड़े गए थे समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो देखो इसमें पूछा है कि रक्षा किस तरह का विषय है, बताओ। देखो रक्षा ये संघ सूची का विषय है। इसके अलावा आपने देखा होगा सैन्य बल, परमाणु शक्ति, खनिज, विदेशी मामले, यानी ये सभी इस तरह के, नागरिकता, रेलवे, पासपोर्ट और वीजा, और क्या बताऊं, वायु यातायात, जनगणना भी है, डाक, ये अखिल भारतीय सेवाएं, यूपीएससी, ये सभी संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी आता है इसके अलावा, और इसके अलावा मुद्रा, आरबीआई, ये सभी आते हैं। ठीक है, और वैदेशिक मामले भी इसके अंतर्गत आते हैं, संघ सूची के अंतर्गत। ठीक है, और रेलवे भी आता है, मैंने बता दिया। लेकिन ये जो कृषि है, कृषि इसमें नहीं आता है, क्योंकि कृषि जो है, कृषि किसका विषय है, कृषि के बारे में बताओ। तो देखो कृषि का जो संबंध होता है गांव से होता है, और किसान करते हैं, यानी पंचायतों से समझ सकते हो। कृषि किससे संबंधित होता है, जो किसान होते हैं, ग्रामीण होते हैं। और ग्रामीण किस में आएंगे, राज्य सूची में सबसे पहला बिंदु समझ सकते हो इसे। इसके अलावा सिंचाई भी इसी में आता है, भूमि भी आता है, और मनोरंजन, बाजार और मेले पर जो कर होता है वो भी इसमें आता है। देखो शराब भी इसमें इसी के अंतर्गत आता है। लोक प्रशासन भी आता है इसके अलावा सड़कों को भी देख सकते हो इसमें। कुल देखा जाए तो राज्य सूची में ये सभी आते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो जाए। खेल के बारे में भी पूछा जा सकता है, खेल भी राज्य सूची में आता है। और आपको ये मैंने 5 तो बता ही दिए थे जो समवर्ती सूची में आते हैं, इन्हें याद कर लेना। फॉरेस्ट, एजुकेशन, तोल तथा माप, वन्यजीव संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवहन नियोजन, और नागरिकता की प्रक्रिया आती है, लेकिन जो नागरिकता है वो संघ सूची में आता है। विवाह एवं उत्तराधिकार ये समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हैं सभी। अब देखो संसद के दोनों सदनों को कई मामलों में एक ही जैसी शक्ति प्राप्त है, केवल निम्न को छोड़ करके। कि ऑप्शन जो आपके सामने दिए हुए हैं, इनमें से किसको छोड़ करके सभी मामलों में संसद और राज्य दोनों को एक जैसी शक्ति प्राप्त है? नहीं, संसद के दोनों सदनों को, राज्यसभा और लोकसभा को कई मामलों में एक जैसी शक्ति प्राप्त है। किस किस को छोड़ करके ऐसी एक जैसी शक्ति प्राप्त नहीं है? क्या वित्तीय मामलों को छोड़कर, मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को छोड़कर, या संशोधन प्रक्रिया को छोड़कर, या राष्ट्रपति के चुनाव को छोड़कर? बताओ किस में एक जैसी शक्ति प्राप्त नहीं है? देखो इसमें पहला है स्टेटमेंट कि वित्तीय मामलों को छोड़ करके। देखो वित्तीय मामलों में तो देखा जाए अधिकतम जो वित्तीय मामलों में शक्ति का अधिकार देखा जाए तो अधिकतम लोकसभा के पास है, क्योंकि लोकसभा पारित करती है विधेयक को। जो धन विधेयक होता है वो ओनली लोकसभा में पेश किया जाता है। अगर लोकसभा उसको पारित कर देती है तो राज्यसभा उसको केवल 14 दिन तक रोक सकती है, उस पर कुछ विचार विमर्श कर सकती है, लेकिन उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती। उसको यानी राज्यसभा को कह सकते हो कि धन विधेयक पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, यानी उससे 14 दिन तक रोक सकती है, ओनली सलाह दे सकती है, कोई संशोधन नहीं कर सकती। अगर 14 दिन से ज़्यादा हो जाएंगे तो वो स्वयं पारित माना जाएगा, या फिर राज्यसभा उसको समर्थन दे सकती है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, इसमें तो यही होगा, क्योंकि इसमें तो लोकसभा को अधिक शक्ति प्राप्त है, राज्यसभा को नहीं है। ठीक है, एक ये हो जाएगा। और मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के बारे में भी देखा जाए तो मंत्रिपरिषद के बारे में आपने पढ़ा होगा कि मंत्रिपरिषद जो होती है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी मंत्रियों में भी देखा जाए तो जो बहुमत होता है वो लोकसभा का ही होता है, और इसमें अधिकार भी उत्तरदायित्व जो होता है उसका लोकसभा का अधिक होता है इसमें। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। और देखो संशोधन प्रक्रिया में दोनों को अधिकार प्राप्त होता है। जैसे देखा होगा 2/3 बहुमत से तो कोई अधिकार जो इम्पोर्टेंट जो संविधान संशोधन के जो विधेयक लाए जाते हैं उसमें दोनों सदनों को
महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं, तो ये तो दोनों को अधिकार प्राप्त हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव में भी दोनों भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य भी, लेकिन वो निर्वाचित होने चाहिए। जैसे आपने पढ़ा होगा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि मनोनीत तो राष्ट्रपति के ही द्वारा किए जाते हैं राज्यसभा में। ठीक है, तो ये 1 और 2 सही है इसका, इन दोनों को छोड़ करके। बाकी इन दोनों में देखा जाए तो समान सी शक्तियाँ हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों। आगे देखो, निम्न में से कौन सी केंद्रीय सरकारी एजेंसी मानचित्रण और खनिजों के अन्वेषण के लिए जिम्मेदार है? कौन सी समिति है जो केंद्रीय सरकारी एजेंसी मानचित्रण और खनिजों के अन्वेषण के लिए जिम्मेदार है? देखो बताइए कौन सी समिति हो सकती है इसमें से। तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है केंद्रीय सरकारी एजेंसी है, और ये मानचित्रण और खनिजों के अन्वेषण के लिए जिम्मेदार है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। आगे देखो, गोमिया बिहार में किस लिए प्रसिद्ध है? गोमिया है ये बिहार में किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखो इसके बारे में बता दूं कि गोमिया में जो है द इंपीरियल इंडस्ट्रीज द्वारा एक वाणिज्य विस्फोटक फैक्ट्री है। कौन सी? वाणिज्य विस्फोटक फैक्ट्री है गोमिया में, और उसकी स्थापना 1956 में की गई थी, उसीलिए ये प्रसिद्ध है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विस्फोटक फैक्ट्री के लिए जो गोमिया है बिहार में वो प्रसिद्ध है। सेबी है, सेबी एक कैसी संस्था है? वैधानिक संस्था है, या सलाहकार, या संवैधानिक, या अवैधानिक? बताइए। देखो संवैधानिक वो होगी जिसका उल्लेख संविधान में किया होगा, संवैधानिक जिसका निर्माण विधि के द्वारा किया गया होगा। ठीक है, और एक वैधानिक भी वही होगी जो संवैधानिक है यानी विधि के द्वारा, अवैधानिक जो वैध नहीं है यानी विधि के द्वारा नहीं है, सलाहकार यानी सलाह के लिए की गई हुई सलाह के माध्यम से। तो बताओ इसमें सेबी किस तरह की संस्था हो सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, सेबी जो है एक वैधानिक निकाय है। कैसा? वैधानिक निकाय। और इसको फुल फॉर्म भी पूछ सकती है आपसे कि सेबी की फुल फॉर्म क्या होगी, तो इसे कहते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं नियम बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति एवं नियम बोर्ड। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 12 अप्रैल 1988 को हुई थी इसकी स्थापना। कब? 12 अप्रैल 1988 को। और ये भी पूछा जा सकता है कि देखो इसकी स्थापना वैसे तो 12 अप्रैल 1988 को कर दी, लेकिन जो इसको वैधानिक दर्जा जो दिया गया था, वैधानिक दर्जे के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था 30 जनवरी 1992 को। कब? 30 जनवरी 1992 को। और इसकी प्रारंभिक पूंजी भी पूछी जा सकती है कि सेबी की जो प्रारंभिक पूंजी थी वो कितनी थी? 7.5 करोड़ थी। कितनी? 7.5 करोड़। याद रखना अच्छे से। देखो अब आगे देखते हैं, आर्थिक आयोजन है। आर्थिक आयोजन क्या है? आर्थिक आयोजन यानी किस सूची से संबंधित है? जैसे मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि समवर्ती सूची से संबंधित है आर्थिक एवं सामाजिक योजना। किससे? समवर्ती सूची से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। लाहिड़ी आयोग जुड़ा है। लाहिड़ी आयोग किससे जुड़ा है? लाहिड़ी आयोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, खाद्य तेलों के संरचना के मूल्य से जुड़ा है। लाहिड़ी आयोग जो है किससे? खाद्य तेलों के संरचना के मूल्य से लाहिड़ी आयोग जुड़ा हुआ है। और इसको 1935 के भारत सरकार अधिनियम को आधार बना करके संविधान में कई बातों को शामिल किया गया था। याद रखना। नहीं सॉरी, 1935 क्यों? नहीं सॉरी, इसकी डेट समझ में नहीं आ रही है, आप देख लेना। इसके बारे में और बता दूं कि वित्त मंत्रालय के एक मुख्य आर्थिक सलाहकार थे डॉक्टर लाहिड़ी। उनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था। यह देखने के लिए किया गया था कि देश में तेलों की मांग, उनकी पूर्ति, उनकी कीमतों में किस तरह का बदलाव आता है। यानी एक सलाहकार थे अशोक लाहिड़ी, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई और यह देखने के लिए कि तेलों की मांग, उनकी पूर्ति और उनकी कीमत में देश में किस तरह का बदलाव आता है। और इसने सिफारिश भी की थी कि सोयाबीन को छोड़ करके अन्य तेलों पर कर जो है नाम मात्र कर देना चाहिए। सोयाबीन पर कर लगा दो अच्छे से, लेकिन उसके अलावा और भी तेल हैं उन पर कर जो है नाम मात्र का होना चाहिए, तथा वनस्पति पर कर दर बढ़ानी चाहिए। जो वनस्पति तेल आता है उस पर कर दर बढ़ानी चाहिए। ठीक है, तो इसमें अशोक लाहिड़ी के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई थी।
तो इसका सही जवाब हो जाता है खाद्य तेलों के संरचना के मूल्य से। खुला बाजार परिचालन भाग है। खुला बाजार जो है किसका परिचालन भाग है? आय नीति का, राजकोषीय नीति का, ऋण नीति का या श्रम नीति का? खुला बाजार परिचालन भाग है। देखो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके सामने, आपको बता दूं, ऋण नीति से संबंधित है। किससे? ऋण नीति थे। ऑप्शन सी ऋण नीति। खुला बाजार परिचालन ऋण नीति का एक भाग है और इसका परिचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। निम्नलिखित में से क्या आय के वितरण को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? आय के वितरण को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आय के वितरण को मापने के लिए तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गिनी लॉर्ज कर्व का प्रयोग किया जाता है। गिनी लॉर्ज कर्व का प्रयोग किया जाता है आय के वितरण को मापने के लिए। किसके लिए? आय के वितरण को मापने के लिए। एफडीआई का स्वचालित मार्ग किसके द्वारा एक विदेशी निवेशक को पूंजी लगाने के लिए लाता है? एफडीआई का स्वचालित मार्ग किसके द्वारा एक विदेशी निवेशक को पूंजी लगाने के लिए लाता है? इसमें पहला दिया हुआ है एफआईपीबी की अनुमति के बिना अपने निवेश को लाने के 1 महीने के भीतर रिजर्व बैंक को सूचित करना। अपने निवेश को लाने के लिए 1 महीने के भीतर एफआईपीबी एवं आरबीआई को सूचित करना और आरबीआई की पूर्व सूचना लेकर। तो देख लो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, कि छोटा कर देता हूँ थोड़ा। एफडीआई का स्वचालित मार्ग किसके द्वारा एक विदेशी निवेशक को पूंजी लगाने के लिए लाता है? बताओ। तो देखो इसमें पहला स्टेटमेंट जो है इसे पढ़ो अच्छे से, कि एफआईपीबी की अनुमति के बिना, ये बिल्कुल ठीक है इसका। और दूसरा इसमें अपने निवेश को लाने के 1 महीने के भीतर रिजर्व बैंक को सूचित करना, ये भी ठीक है। तो देखो मैंने ये सेकंड स्टेटमेंट बताया इसमें कि अपने निवेश को लाने के 1 महीने के भीतर रिजर्व बैंक को सूचित करना है, ठीक है। तो इसी वजह से तीसरे को देख लो कि एफआईपीवी इसको सूचित करना नहीं है, ओनली आरबीआई को सूचित करना है, तो ये गलत है। आरबीआई की पूर्व सूचना कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये पहले और दूसरे ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। आगे देखते हैं अब कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ये जोड़े दिए हुए हैं और इसका आपको मिलान करना है। नहीं सॉरी, मिलान नहीं करना है, इसमें देखना है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। एक साइड में अवधि और दूसरी साइड में सबके उपयुक्त वितरण दिए हुए हैं। अवधि कहाँ लिखी हुई है? चलो ये नाम ही दिए हुए हैं, तो चलो इसे करने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें पहला है मेल्ट डाउन यानी ऐसी स्थिति जब स्टॉक मूल्य गिर जाता है। कब? स्टॉक मूल्य जब गिर जाता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? मेल्ट डाउन, यानी स्टॉक मूल्य को गिरना ही मेल्ट डाउन कहलाता है। और जबकि ये जो रेसेशन है यानी मंदी जो है ये या फिर इसे अवमंदन भी कह सकते हो, जब मांग कम हो जाती है तथा वास्तविक उत्पादन बढ़ नहीं रहा होता है और बेरोजगारी बढ़ रही होती है, यानी इसकी मांग तो कम हो जाती है, वास्तविक उत्पादन भी बढ़ नहीं रहा है, यानी उत्पादन भी स्थिर है या फिर कम हो रहा है, तथा बेरोजगारी जो है वो बढ़ रही है, तो इसको रिसेशन कहेंगे। और यह जो स्थिति होती है सामान्यतः जब जीडीपी लगातार 2 तिमाहियों में नेगेटिव, जो जीडीपी की जो लगातार 2 तिमाहियों में ग्रोथ रेट होती है वो नेगेटिव रहती है, तो उस स्थिति में उसको हम रिसेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें वृद्धि दर कम हो जाती है। और मेल्ट डाउन स्टॉक मूल्य का गिरना, ये पहले दोनों सही हैं, ठीक है। तीसरा है स्लो डाउन, इसमें सकल घरेलू उत्पाद गिरता है। देखो ये गलत है इसमें मिलान, क्योंकि जो स्लो डाउन की स्थिति होती है इसमें वृद्धि दर में गिरावट आती है, ना कि सकल घरेलू उत्पाद में। यानी स्लो डाउन में सकल घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि दर होती है उसमें तो गिरावट आती है, लेकिन उसके सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट नहीं आती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था इसमें निम्न गति से वृद्धि करती रहती है, यानी वृद्धि करती रहती है लेकिन निम्न गति से। तो इसके पहले और 2 सही हैं। और इसमें क्या पूछा है कि जो सही जोड़े हों पहले और 2, तो ऑप्शन में दिया नहीं है, 1 और 2 कर लेना, 1 और 2, ठीक है, ये जवाब है इसका। अब आगे क्वेश्चन है आपके सामने कि विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सी नीतिगत पहल की गई हैं, ये पूछा है इसमें।
तो देखो पहली है इसमें पहल की राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्र की स्थापना की गई है भारत सरकार के द्वारा, तो ये सही है इसका। राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई है, यानी ऐसे समझ सकते हो विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये पहलें की गई हैं, जिसमें प्रमुख है राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना करना। दूसरा है इसमें एकल खिड़की मंजूरी यानी सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा प्रदान करना, ये भी सही है इसका जवाब। और तीसरा है इसमें प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना करना, तो ये तीनों ही सही हैं। ये तीनों जो पहले हैं ये भारतीय सरकार के द्वारा विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए यानी विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए ये पहले भारतीय सरकार के द्वारा की गई हैं, तो ये इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी। आगे देखो आर्थिक विकास से संबंध जनांकीय संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार कीजिए। आर्थिक विकास से संबंध जनांकीय संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार करना है कि आर्थिक विकास से संबंधित जनांकीय संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार करना है। तो इसमें देखो आर्थिक विकास से संबंधित है जनांकीय संक्रमण की, इसमें विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार करना है आपको कि पहला है इसमें निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर, दूसरा है इसमें उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, और तीसरा है इसमें निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। तो देखो आपको आर्थिक विकास के जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत के बारे में बताऊं कि इसका प्रतिपादन किया था 1929 में W.M. थॉमसन ने किया था। किसने? W.M. थॉमसन ने इसका प्रतिपादन 1929 में किया था, परंतु इसको देखा जाए तो आगे चल के व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक स्वरूप दिया था फ्रैंक नोटेस्टीन ने। कब दिया था? फिर 1945 में दिया था फ्रैंक नोटेस्टीन ने। और सामान्यतः ये भी देखा जाता है कि इसका जो चरण होते हैं ना, इसमें 3 चरण ही होते हैं, और ये आपके सामने जो दिए हुए हैं तीनों बिल्कुल सही हैं इसमें। कि जैसे देखो पहला इसमें निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर, यानी निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर, तो ये जो मुख्यतः ये जो देखी जाती है ये विशेषता ये विकसित देशों में देखी जाती है, यानी वहाँ पर निम्न मृत्यु दर भी होती है और निम्न जन्म दर भी होती है। इस तरह से जनसंख्या वृद्धि जो होती है अधिक नहीं होती है, यानी कह सकते हो एवरेज यानी समान चली रहती है, स्टेबल रहती है वहाँ पर, क्योंकि जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है, तो कोई ना तो उसमें नुकसान होगा ना कोई अलग से कोई इफेक्ट होगा। ठीक है, तो समझ सकते हो ये विकसित देशों में पाई जाती है जहाँ अधिक विकसित होते हैं देश। और यहाँ पर आर्थिक विकास के साथ चिकित्सा सुविधा एवं शिक्षा के स्तर में भी वृद्धि होती है। परिणाम इसका यह होता है कि इसमें मृत्यु दर एवं जन्म दर दोनों में कमी आ जाती है। ठीक, और दूसरी है इसमें उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, यानी उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, ये देखा जाए तो ये कहाँ पाई जाती है? पहली को लिख देता हूँ, ये विकसित में, कहाँ, एक सेकंड, ये विकसित देशों में, और ये पाई जाती है दूसरी विकासशील में। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? विकासशील में देशों की विशेषता है ये प्रमुख रूप से, जहाँ उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर होती है। और आर्थिक विकास के साथ इसमें चिकित्सा सुविधा बढ़ने से मृत्यु दर में कमी आती है, यानी इसमें अगर आर्थिक विकास होगा तो उसमें चिकित्सा सुविधा बढ़ेंगी और उसमें मृत्यु दर में कमी आएगी। परंतु धर्म एवं प्रथा जो परंपरा है वो महत्व तो इसमें प्रधानता रहती है, धर्म और जो प्रथा परंपरा रहती हैं उसकी इसमें प्रधानता पाई जाती है। और इसी वजह से देखा जाए तो जन्म दर यथावत बनी रहती है, यानी जन्म दर उस क्षेत्र में अधिक ही रहती है। तो जन्म दर तो अधिक रहेगी लेकिन जो मृत्यु दर है उसमें कमी हो जाएगी, तो जनसंख्या वृद्धि तो ऑटोमेटिक ही होगी। ठीक है, और तीसरा है इसमें निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। देखो जन्म दर निम्न हो और वो मृत्यु दर निम्न हो और जन्म दर उच्च हो तो ये हो जाएगा जनसंख्या विस्फोट, यानी बहुत अधिक हानिकारक होता है ये देशों के लिए अगर जहाँ पर जन्म दर अधिक हो और मृत्यु दर कम हो। देखो जन्म दर कम होनी चाहिए अगर देश को विकसित बनाना है तो, और निम्न मृत्यु दर होनी चाहिए, यानी मृत्यु दर भी कम होनी चाहिए और जन्म दर भी कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों ही विशेषताएं इसकी, और इनका सही क्रम पूछा है इसमें। देखो तो इसको करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें ये अवस्थाओं का सही क्रम पूछा ही है, तो देखो सबसे पहले क्या आएगा इसमें? सबसे पहले आएगा उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, यानी जो विकासशील देशों में वहाँ पर जन्म दर भी अधिक है और मृत्यु दर भी अधिक है। ठीक है, तो ये आएगा सबसे पहले आ जाएगा इसमें 2। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद देखो जो मृत्यु दर है वो तो कम हो जाती है लेकिन जन्म दर उच्च ही रहती है,
तो ये फिर दूसरे नंबर पर आता है। और तीसरे नंबर पर आ जाएगा जब विकसित बन जाओगे। अगर आप विकसित बन जाओगे तो मृत्यु दर भी कम हो जाएगी और जन्म दर भी कम हो जाएगी आपकी। तो इसका फिर ऑप्शन सी है, ये 2 3 1, ये सही जवाब हो जाएगा। आगे देखो, अब क्वेश्चन है कि भारत में औद्योगिक उत्पादन सकल सूचकांक में 8 मूल उद्योगों के सूचकांकों का संयुक्त भार जो है 37.90% है। यानी जो भारत का औद्योगिक उत्पादन सकल सूचकांक है उसमें देखा जाए तो 37.90% भाग इन 8 उद्योग जो हैं प्रमुख उनका आता है। और ये पूछा है कि 8 उद्योगों में से कौन कौन से इसमें सम्मिलित हैं। क्या देखो, सीमेंट उद्योग है, उर्वरक भी है उसमें से, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और वस्त्रों उद्योग। तो देखो, मैं आपको जो 8 उद्योग हैं उनके नाम बता देता हूँ कि 8 उद्योगों में हम शामिल करते हैं। एक तो कोयला को करते हैं, एक क्रूड ऑयल को करते हैं, एक विद्युत को करते हैं, पेट्रोलियम को भी करते हैं, सीमेंट को भी करते हैं, उर्वरक को भी, और प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी को भी करते हैं। लेकिन आप इसमें देख पा रहे होंगे ये 5वां जो दिया हुआ है, 5वां वस्त्र उद्योग का इसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है, तो इसको हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। और वस्त्र उद्योग जो है ये द्वितीय उद्योग यानी सेकेंडरी सेक्टर में आता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये इसमें 1 2 3 4 जो उद्योग हैं आपके सामने, इनको शामिल करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1 2 3 4। और दोबारा बता दूं कि कोयला उद्योग, क्रूड ऑयल, विद्युत, पेट्रोलियम, सीमेंट, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, इनको हम 8 उद्योगों में प्रमुख रूप से शामिल करते हैं। अब आगे देखो, राजीव आवास योजना यानी RAY का मुख्य उद्देश्य क्या है। राजीव आवास योजना जो है उसका उद्देश्य पूछा है इसमें। राजीव आवास योजना का प्रमुख उद्देश्य बताना है। देखो, इसमें अब करने की कोशिश करते हैं कि पहला है गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को निःशुल्क मकान प्रदान करना है। देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि ओनली गरीबी रेखा का ही हो, ये गलत हो जाता है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के परिवारों को निःशुल्क आवास प्रदान कराना, केवल यही उद्देश्य नहीं है, इससे अलावा भी है। और ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना, ग्रामीण हो या शहरी हो, ये सभी क्षेत्रों में है। लेकिन इसका जो ऑप्शन डी है, भारत को कच्ची बस्ती मुक्त बनाना, तो ये सभी के लिए है ये योजना। तो भारत को सभी को कच्ची बस्ती मुक्त बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है इसका। और बता दूं इसके बारे में कि जो ये भारत सरकार द्वारा ये जो योजना है, ये जो राजीव गांधी आवास जो योजना है, राजीव गांधी आवास योजना, इसको भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में झुग्गी झोंपड़ियों से मुक्ति दिलाने, ये शहरी क्षेत्रों से संबंधित है, ना कि ग्रामीण क्षेत्रों से, याद रखना। और ये भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में झुग्गी झोंपड़ियों से मुक्ति दिलाने और गरीबों को अपना घर का सपना पूरा कराने में सहायता के लिए 2 जून 2011 को स्टार्टिंग की गई थी। इसकी कब की गई थी? 2 जून 2011 को। यानी शहरी क्षेत्रों में झुग्गी झोंपड़ियों से मुक्ति दिलाने के लिए और गरीबों को अपना घर का सपना पूरा कराने के लिए इसकी स्टार्टिंग की गई थी 2 जून 2011 को। आगे देखो, अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजन बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है। यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो योजना है, इसमें आयोजन करना, संपादन करना व क्रियान्वयन, इसकी जिम्मेदारी किसकी है। क्या ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, राज्य सरकार या जिला ग्रामीण विकास अधिकरण, किसकी है इसमें जिम्मेदारी? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में। तो इसके बारे में बता दूं मैं कि ये सभी जो जिम्मेदारियां हैं ग्राम पंचायत की हैं। किसकी? ग्राम पंचायत की। और ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है, इसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी। महात्मा गांधी कब हुई थी? यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को। और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के रूप में किया गया था। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी किस नाम से? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के रूप में की गई थी। ये पहले महात्मा गांधी इसमें नाम नहीं था और इसको फिर आगे जोड़ दिया गया था इसमें महात्मा गांधी को तकरीबन 2009 के करीब में। और इसमें आयोजन बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जो जिम्मेदारी है ग्राम पंचायत को दी गई है। आगे देखो, अब हाल के वर्षों में भारत निरंतर और उच्च खाद्यस्फीति से गुजर रहा है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? भारत में निरंतर और उच्च खाद्यस्फीति जो है, यानी निरंतर तंगी देखी जा रही है भारत में खाद्य पदार्थों से संबंधित। इसके क्या कारण हो सकते हैं? कि देखो, उत्तरोत्तर वाणिज्यिक फसलों की खेती से प्रयुक्त होने के कारण खाद्यान्नों का कृषि क्षेत्र विगत 5 वर्षों में लगातार घटते हुए लगभग 30% घट गया है।
हो सकता है, देखो बस कन्फ्यूजन हो सकता है इस पर 30% पर, वैसे तो कम हुआ ही है। और बढ़ी हुई आय के कारण लोगों के उपभोग प्रतिरूप में परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, यानी बढ़ी हुई आय के कारण लोगों के उपभोग व्यय में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। जैसे देखो आय बढ़ेगी, आय ज़्यादा होगी तो खर्चे भी उसी हिसाब से हो जाएंगे, तो ये भी कारण हो सकता है। और आय की आपूर्ति श्रृंखला में कई संरचनात्मक अवरोधक हैं, यानी आहार की आपूर्ति श्रृंखला में कई संरचनात्मक अवरोधक भी हैं, ये भी हो सकता है। देखो इसमें जो पहला है, उत्तरोत्तर वाणिज्यिक फसलों की खेती से प्रयुक्त होने के कारण खाद्यान्नों का कृषि क्षेत्र में विगत 5 वर्षों में लगातार घटते हुए क्रम में है। तो देखो उत्तरोत्तर ना होकर के मेरे हिसाब से अगर इसे पूर्वोत्तर करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, देखो उत्तरोत्तर में तो खाद्यान्न फसलों का भी उत्पादन अधिक होता है, ठीक है, वाणिज्यिक का नहीं, खाद्यान्नों का भी अधिक होता है। और ज़रूरी नहीं है कि 30% घटा हो, तो ये तो पहला गलती समझ लो, लगातार 5 वर्षों में, तो ये भी कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन ये जो दो दो दिए हुए हैं, 2 और 3, ये बिल्कुल सूटेबल हैं, तो 2 और 3 ऑप्शन देख लो, इसका ऑप्शन भी सही हो जाता है 2 और 3। भारत में दियसलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? दियसलाई उद्योग कहाँ पर प्रमुख रूप से है भारत में, ये पूछा है इसमें। तो देखो बरेली में सबसे अधिक, बरेली जो है यानी उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का, बरेली में, और ये उत्तराखंड से सीमा बनाता है। बरेली में जो है दियसलाई उद्योग प्रमुख रूप से है, दियसलाई उद्योग प्रमुख रूप से है बरेली में। आपको बता दूं कि जो उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के जो ज़िले बनाते हैं ना, पश्चिम से पूर्व क्रम बता देता हूँ आपको, पूछा जा सकता है, याद कर लेना कि सबसे पश्चिम में सहारनपुर, फिर मुजफ्फरनगर आता है, बिजनौर आता है, फिर उसके बाद मुरादाबाद आता है, रामपुर, बरेली, बरेली के बाद आता है एंड में पीलीभीत। पीलीभीत एकमात्र जिला है भारत का जो नेपाल और उत्तराखंड से सीमा बनाता है, याद रखना। तो इसमें बरेली में है दियसलाई उद्योग। देखो जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है, चुनार जो प्रसिद्ध है किसके लिए है, वह है किस लिए प्रसिद्ध है, यानी चुनार में कौन सा जो उद्योग है वो प्रमुख रूप से है और किसके लिए प्रसिद्ध है चुनार। देखो चुनार, ढल्ला, ये सभी आपने पढ़े होंगे, तो ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका ऑप्शन भी सही है। चुनार जो है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसके ये मिर्जापुर में पड़ता है। इसके अलावा ढल्ला भी पूछा जाता है, चुर्क भी, ढल्ला और चुर्क दोनों सोनभद्र में पड़ते हैं, वो भी सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। अच्छे से समझ लेना इन दोनों को। ताले के लिए अलीगढ़ है, चाकू के लिए रामपुर है, जैसे रामपुरी चाकू बोला जाता है। खेल के सामान के लिए आगरा और मेरठ हैं प्रमुख, और कांच के लिए भी पूछा जाता है फिरोजाबाद, चूड़ियों के लिए। एल्युमिनियम कहाँ पर है, रेणुकूट में है, तो इन सभी को याद कर लेना। और आपका और भी बता देता हूँ कुछ, मथुरा का आपको बताना है कि मथुरा किस लिए प्रसिद्ध है, मथुरा जो है किस उद्योग के लिए। ठीक है, तो अब आपके सामने आगे क्वेश्चन है कि उर्दू को जिस वर्ष उत्तर प्रदेश की राजभाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई थी वह कौन सा वर्ष था? उर्दू को किस वर्ष उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्राप्त की गई थी, तो किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1989 में। 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई थी। आगे देखो उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल उपज, अब देखो उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है? वाणिज्यिक, क्या जूट है, कपास है, गन्ना या तिलहन है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख पूछी है इसमें, बताओ। तो देखो ये जूट, कपास, गन्ना ये तो सभी वाणिज्यिक उपजें, लेकिन ये जो तिलहन है ये नहीं है, ये खाद्यान्न है। ठीक है, क्या है? खाद्यान्न। आगे देखो उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह है, उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को किसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है? किसके द्वारा कराया जाता है उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह क्या है, बताना है इसमें। क्या वो उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम है, क्या वो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम है, या उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के द्वारा लघु एवं मध्यम उपक्रमों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, याद रखना है इसके बारे में। और इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। कब? 1954 में हुई थी इसकी स्थापना, पूछा जा सकता है आपसे। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि भारत में अनुसूचित जातियों की कुल संख्या देश की कुल संख्या का 8.20% है क्या? अनुसूचित जातियों की संख्या का, अनुसूचित जातियों की संख्या जो है भारत में कुल देश की कुल संख्या का
8.20% है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं या अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से नागालैंड का सर्वप्रथम स्थान है। तो देखो इसे करने की कोशिश करते हैं कि इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। जब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं तो मध्य प्रदेश में तो सर्वाधिक होंगी नहीं, तो तीसरा तो काट ही दो। पहला है इसमें अनुसूचित जातियों की कुल संख्या जो है देश की कुल संख्या का कितना परसेंट है, ये 8.20% नहीं है, तकरीबन ये है कितनी है, तकरीबन 20% के आसपास है, तो ये भी गलत हो जाता है। और अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जो जनसंख्या पाई जाती है वो नागालैंड में नहीं, तकरीबन लक्षद्वीप में पाई जाती है, तो इस वजह से ओनली 2 ही सही है, इसका केवल 2। आगे देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड है, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य केरल है, और भारत की कुल जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% है और यह पिछली जनगणना की तुलना में अधिक है। बताओ इसमें से अब कौन से कथन इसमें 2011 की जनगणना के आधार पर सही हैं, ये बताना है इसमें क्वेश्चन नंबर 103 में। देखो इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है, उसे सही कर लो। कि जैसे देखो भारत में अनुसूचित जातियों की कुल संख्या जो है देश की तकरीबन 8.14% के करीब है, इसमें 8.20 दिया हुआ है, शायद इस वजह से गलत समझ लो। और सबसे अधिक संख्या है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश ये तो गलत ही हो जाएगा। और जो वृद्धि यानी जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अधिक अनुसूचित जातियों का प्रतिशत जो है ये पंजाब में है, किसमें तकरीबन 32% के करीब है, तो ये गलत हो जाता है। और देखो अभी ये क्वेश्चन है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य, ये नागालैंड नहीं है, मेघालय है। कौन सा? मेघालय। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला केरल नहीं है, ये नागालैंड है, 0.06% के करीब है, 0.06% नेगेटिव है वहाँ की। और इसमें तीसरा है भारत की कुल जनसंख्या वृद्धि दर, यही है 17.64, ये सही है इसका। और यह पिछली जनगणना की तुलना में अधिक है, ये पिछली जनगणना की तुलना में ये अधिक नहीं है, कम है, ठीक है 17 और उत्तर प्रदेश की भी पूछी जा सकती है, जो जनसंख्या वृद्धि दर है तकरीबन 20 पॉइंट कुछ है, तो उत्तर प्रदेश की ज़्यादा है, देश की कम है, तो केवल 3 इसमें आंसर हो जाता है, केवल 3, ऑप्शन डी। देखो इस क्वेश्चन में जो मिस्टेक हुई है उसको सुधार लो कि भारत में अनुसूचित जातियों की कुल संख्या जो है देश में तकरीबन 8.14% है, शायद इस वजह से ये गलत है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, मध्य प्रदेश में ये गलत हो जाता है। और अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो नागालैंड में नहीं है, पंजाब में है, तकरीबन 32% के आसपास है। तो फिर हम आगे देखते हैं, इसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि हुई है नागालैंड में 0.06% के करीब नेगेटिव में रही है। और भारत की वृद्धि दर है 17.64%, उत्तर प्रदेश की 20 पॉइंट कुछ है, उत्तर प्रदेश की ज़्यादा है, देश की कम है। और पिछली जनगणना के आधार पर देखा जाए तो इसकी वृद्धि दर में कमी आई है, ना कि वृद्धि हुई है, तो इसमें केवल 3 ही सही है, केवल 3, ऑप्शन डी इसका सही हो जाता है। आगे देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। देखो सबसे अधिक जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश की है, 19 करोड़ 98 लाख है तकरीबन 2011 के अनुसार। उसमें फिर दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है, जिसमें दिया हुआ नहीं है ऑप्शन में, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये बिहार आ जाएगा सेकंड पर। और महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल आ जाएगा तीसरे पर, आंध्र प्रदेश आ जाएगा चौथे पर। तो 3 1 4 2 देख लेना है, 3 1 4 2, ऑप्शन सी सही है इसका, 3 1 4 2, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाता है 3 1 4 2। तो अब आगे देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय जनसंख्या के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय जनसंख्या के संबंध में आपको विचार करना है कि भारतीय जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर 1961 से 71 के बीच रही थी क्या? और 2001 में भारत की कुल जनसंख्या 1 अरब 2 करोड़ थी क्या? 1 अरब 2 करोड़ 87,37,436 थी क्या? तो ये तो बिल्कुल सही है सेकंड। तो वर्ष 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 17.64, ये भी ठीक है। और 1991, 2001 तथा 2011 की जनगणना में भारतीय जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट की प्रवृत्ति आई है क्या? तो इसमें देखना है अब इन चारों में से कौन सा सही है। इसमें पहला, और देखो कि भारतीय जनसंख्या में सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि दर देखी गई है 1961 से 71 के मध्य देखी गई है, और तकरीबन ये 25.75 के आसपास रही थी। और 71 से 91 यानी
71 से 81 या 81 से 91 के करीब भी रही थी, वो भी 25.58 के आसपास रही थी, या 55 समझ सकते हो। तो सबसे अधिक जो वृद्धि दर रही थी वो 1961 से 71 के बीच रही थी। और जनसंख्या यही है 1 अरब 2 करोड़, और इसकी जो 10 की वृद्धि दर है 17.64 है 2011 के अनुसार। और इसमें देखा जाए तो 1991, 2001 और 11 की जनगणना में भारतीय जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई है। ठीक है, 1991 के बाद भारतीय जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसमें गिरावट आती गई है। तो ये सभी सही हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सभी सही। शरीर में श्वास अथवा खाने से पहुंचा सीसा यानी लेड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेट्रोल में शीशे का योग प्रतिबिंबित होने के बाद से अब शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? देखो, शीशा तो हानिकारक ही है शरीर के लिए, तो इसके बारे में पूछा है कि अब शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन से हैं, कहाँ से शीशे का उत्पादन यानी जो बीमारियाँ जो फैलता है विषाक्तता के लिए कहाँ से निकलता है ये? प्रगलन इकाइयों से, पेन यानी कलम और पेंसिलों से, पेंट से, केस्ते एवं प्रसाधन सामग्रियों से। बताना है आपको कहाँ से लेकर आता है। देखो, इसके जो यानी विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोतों में देखा जाए तो व्यावसायिक स्रोत, प्रगलन इकाइयाँ भी हैं, यानी इसका पहला सही है ये। दूसरा आपका ये पेंट से भी होता है, किससे? पेंट से भी। और इसके अलावा ये शीशे का जो उपयोग होता है कुछ उत्पाद हैं जैसे प्रसाधन सामग्रियां जैसे पेन, पेंसिल, इनसे भी होता है। तो इसका ये ऑप्शन ये जो बी है ये भी सही हो जाता है। और ये जो 4 में दिया हुआ है कि तेल एवं प्रसाधन सामग्रियां, तो इनसे भी हो सकता है, तो ये चारों ही सही हो जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब आगे देखते हैं जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार करना है। जीवाणु, कवक और पुष्पीय पादप। अब इसमें उपरोक्त जीव प्रकारों में से किसकी या किन की कुछ जातियों को जैव पीड़कनाशियों के रूप में प्रयोग किया जाता है? जीवाणु, कवक और पुष्पीय पादपों में से किसकी या किन की प्रजातियों को जैव पीड़कनाशियों के रूप में प्रयोग किया जाता है? या सभी को किया जाता है, केवल एक को, 2 3 या 1 3 को? तो बताना है इसमें किसको शामिल किया जाता है जैव पीड़कनाशियों में। तो देखो, इसमें जीवाणु को भी शामिल किया जाता है, कवक को भी किया जाता है, पुष्पीय पादप को भी, तो ये सभी हो जाते हैं ऑप्शन डी। एंटीलोपो ओरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर होता है? एंटीलोपो ओरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर होता है? तो इसमें बताना है, आप ऑप्शन में देख लो। क्या ओरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, जबकि चीरू ठंडे पर्वतीय घास मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए? दूसरा है, इसमें ओरिक्स का शिकार उनके श्रृंगारों के लिए किया जाता है, जबकि चीरू का शिकार कस्तूरी के लिए। ओरिक्स केवल पश्चिमी भारत में मिलता है, जबकि चीरू केवल उत्तर पूर्वी भारत में। और अब इसमें डी दिया हुआ है, एक भी सी में से कोई भी सही नहीं है, तो तीनों में से जो सही है वो छांटना है, इसमें अंतर कौन सा सही है। तो देखो, जो इसका पहला ऑप्शन ए है यही सही है बिल्कुल, क्योंकि ओरिक्स जो है ये गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित हैं, जबकि चीरू जो है ठंडे पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए है। तो यही प्रमुख अंतर हो जाता है ऑप्शन ए। आगे देखो, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। चमगादड़, मधुमक्खी और पक्षी, इनमें से परागणकारी कौन है? परागणकारी कौन सा है इसमें से? क्या सभी हैं ये? चमगादड़, मधुमक्खी और पक्षी, इन सभी में से परागणकारी कौन सा है? देखो, अधिकतर पुष्पीय पादप परागण के लिए प्राणियों को परागण कारक के रूप में उपयोग करते हैं, यानी अधिकतर जो पुष्पीय पादप होते हैं ना वो परागण के लिए प्राणियों को परागण कारक के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें शामिल कर सकते हैं हम मधुमक्खी को, भौरे को भी, बर्र को भी, सलम या कीट, पक्षी या चमगादड़ को भी। तो इस वजह से ये सही हो जाते हैं, ऑप्शन डी सभी शामिल हैं इसमें। अब देखो आगे, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत में कृषि संसाधन में किस प्रकार सहायक है? भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? तो देखो, इसे करने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो है भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार से सहायक हो सकता है। कि एनवीए, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का ही मतलब है एनवीए यानी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जैव चोरी को रोकता है तथा देशी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। तो ये सही है पहला। तो
एनबीए कृषि पादपों के आनुवंशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्षतः मॉनिटर करता है और इसका निरीक्षण भी करता है, तो ये भी सही है। और तीसरा है इसमें एनबीए अनुशंसा के बिना आनुवंशिक तथा जैविक संसाधनों संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है, तो ये भी सही हो जाता है। तो इसके तीनों ही सही हैं, ऑप्शन डी। देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला है, इसमें भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में मिलता है क्या? और दूसरा है, इसमें भारत में सिलोलोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में मिलता है। तो अब इसमें देखना है कौन सा सही है। तो देखो इसमें जो पहला दिया हुआ है, भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है, तो ये तो गलत है। केवल लग गई तो 90% गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला तो गलत है क्योंकि रेड पांडा भारत का जो पूर्वोत्तर असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश वो हिमालय क्षेत्र है उसमें भी पाया जाता है, और फिर चीन में भी पाया जाता है। ठीक है, और दूसरा इसमें भारत में सिलोलोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में पाया जाता है, तो ये सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 2। आगे देखो, प्राणियों एवं पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। प्राणियों एवं पादपों की जातियों में अधिकतम जो विविधता मिलती है, क्या शीतोष्ण पर्णपाती वनों में पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है, या अत्यधिक प्रदूषित नदियों में पाई जाती है, मरुस्थलीय एवं सवाना क्षेत्रों में पाई जाती है? तो बताओ इसमें कौन सा सही हो सकता है आपके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 112 में बताना है आपको। तो देखो, उष्ण कटिबंधीय जो आर्द्र वन होते हैं, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन जो होते हैं, इसमें सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों में अधिकतम वर्षा होती है। शीतोष्ण पर्णपाती इससे कम पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। आगे देखो, अब इसमें मिलान करना है सूची फर्स्ट का सेकंड से। देखो आरओ का जो एग्जाम आता है उसमें अधिकतम क्वेश्चन मिलान करने के ही आते हैं, तो इसे मिलान करने वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेने चाहिए। देखो, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कान्हा कहाँ पर है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो देखो, ये देखा जाए तो तभी सभी फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बारे में आपको बताना है कि ये कहाँ पर पड़ते हैं। बताओ कहाँ पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर बताना है आप सभी को। चलो मैं बताता हूँ इसका जो सही जवाब हो जाएगा। देखो, जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पड़ता है? मांडला जिले में पड़ता है और मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? मांडला में। और बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश में है। और ये कहाँ पड़ता है ये बता दूँ आपको, ये पड़ता है शहडोल जिले में। कहाँ? शहडोल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका बी का हो जाएगा 4। और माधव राष्ट्रीय उद्यान ये पड़ता है शिवपुरी में। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये बस्तर में पड़ता है। ठीक है, तो ये सभी मध्य प्रदेश से संबंधित हैं और फेमस हो जाते हैं अपने आप में। तो देख लो 2 4 1 3, 2 4 1 3 इसका सही जवाब है, 2 4 1 3। आगे देखो, सर्दियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? देखो, इसे दोबारा सही कर लो आप कि जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, अगर ये छत्तीसगढ़ दिया हुआ तो छत्तीसगढ़ कर देना, कुछ हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में भी आता है। ठीक है, तो मैंने उसी हिसाब से बताया है कि मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। अब आगे देखते हैं कि सर्दियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ध्रुपद के संदर्भ में जो परंपरा प्रमुख रूप से भारत में रही है, यह ध्रुपद जो है, इसके बारे में पूछा है। ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ था। ध्रुपद मुख्यतः भक्ति और अध्यात्म का संगीत है और ध्रुपद आला मंत्रों से लिए गए एक संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। तो इसमें सही पूछा है, कौन सा सही हो सकता है आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 114 में? तो देखो, ये सभी सही है कि ध्रुपद की उत्पत्ति विकास मुगल भारत में राजपूत राज्यों से हुई है और ध्रुपद प्रमुखतः भक्ति और अध्यात्म का संगीत है और ध्रुपद जो है आलाप मंत्रों से लिए गए एक संस्कृत अक्षरों पर आधारित हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सभी। आगे देखो, कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम के बीच आपको भेद देखना है, इसमें में अंतर देखना है। कुचिपुड़ी किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से और भरतनाट्यम तमिलनाडु से। देखो, कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक जो है प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, और देखो पहले को दोबारा देखो, इसमें कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये सही है इसका।
दूसरा है पीतल की तस्तरी की धार पर पाद रख नृत्य करने की परंपरा भरतनाट्यम की विशिष्टता है, जबकि कुचिपुड़ी नृत्य में इस प्रकार की क्रियाओं का कोई स्थान नहीं है। तो इसमें बताना है कि सेकंड को दोबारा देखो कि पीतल की तस्तरी की धार पर पाद रख नृत्य करने की परंपरा भरतनाट्यम की विशेषता है, जबकि कुचिपुड़ी नृत्य में इस प्रकार की क्रियाओं का कोई भी स्थान नहीं है। तो देखो ये जो दूसरा दिया हुआ है ये उल्टा दिया हुआ है, यानी जो ये है ना क्या बोलते हैं, ये पीतल की तस्तरी की धार पर पाद रख नृत्य करने की यह परंपरा ये कुचिपुड़ी नृत्य में है। किसमें? कुचिपुड़ी नृत्य में, ना कि भरतनाट्यम में। तो यही गलत हो जाता है, तो इसका ऑप्शन यही सही है। आगे देखो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये पूछा है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में सही बताना है आपको कि यह किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है, यह केवल विकसित देशों को ऋण प्रदान कर सकता है, यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान कर सकता है, यह किसी देश के केंद्रीय बैंक को ऋण प्रदान कर सकता है। तो कौन सा सही है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में? तो चलो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के बारे में आपको बता दूं कि IMF एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन, और इसकी स्थापना की गई थी, एक ब्रेटन वुड्स संधि हुई थी 1944 में, ठीक है। उसके उपलक्ष्य में इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को, और इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। लेकिन इसने ये भी पूछा जा सकता है कि कार्य करना कब से प्रारंभ किया था, तो वास्तविक रूप से 1 मार्च 1947 से इसने कार्य करना प्रारंभ किया था, और इसमें वर्तमान में 187 देश इसके सदस्य हैं। और जो इसका ऑप्शन सी दिया हुआ है यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है, तो ये सही हो जाता है इसका, केवल यह अपने सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क यानी BD के नाम से जाना जाता है लोकप्रिय हो रहा है, यह परंपरागत DVD से किस प्रकार भिन्न है? जो ये ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट है ब्लू रे डिस्क के नाम से जाना जाता है, इसको लोकप्रिय हो रहा है, यह परंपरागत जो DVD चालन में है उससे किस प्रकार भिन्न है? ये जो BD है ये DVD से किस प्रकार भिन्न है? देखो सबसे पहले करो इसके ऑप्शन, इसको स्टेटमेंट 3 को। BD की मोटाई 2.4 और जबकि DVD की मोटाई 1.2 मिमी में होती है। लेकिन बता दूं कि DVD और BD की जो मोटाई होती है ये दोनों की समान होती है, तो इस वजह से ये तो गलत हो जाता है, क्योंकि इसकी जो मोटाई होती है 1.2 मिमी होती है दोनों की, BD की और DVD की भी, ठीक है। और इसमें दूसरा है इसमें कि DVD की तुलना में BD फॉर्मेट की भंडारण क्षमता जो होती है, यानी DVD की तुलना में BD की जो भंडारण क्षमता होती है वो अधिक होती है इससे DVD से, तो ये सही है इसका। और पहला देख लो, इसमें पहला क्या दिया हुआ है कि DVD मानक परिभाषा वीडियो यानी स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो को समर्पित करता है, जबकि DVD उच्च परिभाषा वीडियो यानी हाई डेफिनेशनल वीडियो को समर्पित करता है, तो ये भी ठीक है। इन दोनों के यही सही है बिल्कुल, यानी BD उच्च परिभाषा वीडियो को समर्थित करता है, उच्च परिभाषा वीडियो को। तो 1 और 2 सही हो जाता है इसका, 1 और 2 ऑप्शन बी। आगे देखो ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। ब्लूटूथ और वाईफाई के बीच में अंतर बताना है आपको। ब्लूटूथ और वाईफाई के बीच में क्या प्रमुख अंतर? देखो ब्लूटूथ के बारे में आपको बताऊं कि ये रेडियो आवृत्ति स्पेक्ट्रम में 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर 2.48 गीगाहर्ट्ज तक प्रयुक्त करता है, यानी रेडियो आवृत्ति जो है ये स्पेक्ट्रम में 2.4 गीगाहर्ट्ज से 2.48 गीगाहर्ट्ज तक प्रयुक्त करता है ब्लूटूथ जो है, जबकि वाईफाई जो है ये वाईफाई जो है 802.11 मानक पर आधारित होता है, यानी IEEE 802.11 मानक पर आधारित होता है। और इसमें देखा जाए तो 2.4 या 3.6 एवं 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति का बैंड प्रयुक्त होता है, या तो 2.4 का या 3.6 का या 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति का बैंड प्रयुक्त होता है वाईफाई में, तो अधिक समझ सकते हो इसे, ठीक है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसका प्रयोग जो होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में होता है इसका वाईफाई का। और ब्लूटूथ में 2 उपकरणों का दृष्टिकोण स्तर पर पंक्तिबद्ध होना आवश्यक नहीं होता है, ठीक है, तो ये अलग अलग अंतर हैं। और देखो इसका पहला जो ऑप्शन है ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पर प्रयुक्त करता है, बिल्कुल सही है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पर प्रयुक्त करता है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये पहला ही ऑप्शन सही है, आगे देखो मत देखो। तो इतना ही रखता हूँ आज की क्लास में, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कर दो वीडियो को।
और पढ़ते रहो, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहो। अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा, तब तक पढ़ते रहना और अपना स्कोर कार्ड देखते रहो कितने क्वेश्चन होते हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मेरे साथ इन प्रैक्टिस सेटों को अच्छे से करो एंड तक, तो आपको इन्हीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम में, देख लेना। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ऑप्टिकल डिस्क वाला जो फॉर्मेट वाला, नहीं ये नहीं, यही 118 वाला जो ब्लूटूथ और वाईफाई वाला है, कि ब्लूटूथ जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो आवृत्ति पर प्रयुक्त करता है और वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ अथवा 5 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति, यानी वाईफाई जो है गगर अधिक आवृत्ति पर प्रयुक्त करता है और जबकि इसके मुकाबले ब्लूटूथ कम करता है। तो ये अंतर ही है इसका। तो पढ़ते रहो, बाय।